ओके तो इन दिस वीडियो हम बात करेंगे क्रोनिक एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की या एडिसन डिजीज़ की, या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आफ्टर ऑल। एडिसन डिजीज़ जिसको हम क्रोनिक एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी भी कहते हैं, दो बातें हैं, ठीक है। अगर तो एक्यूट एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है तो हम उसको एडिसन डिजीज़ नहीं कहेंगे। अगर एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी या एडिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन डिक्रीज्ड रहें तब हम उसे कहेंगे कि दिस इज एडिसन डिजीज़, ठीक है। और सेकेंडली जो एडिसन डिजीज़ है ये प्राइमरी भी हो सकता है। अच्छा, ये जो डेफिशिएंसी है ना एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स की, ये प्राइमरी भी हो सकती है कि किसी एड्रिनल कॉर्टेक्स के डिफेक्ट की वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही हो। अगर तो ये प्राइमरी डेफिशिएंसी है, मतलब कि एड्रिनल कॉर्टेक्स में कोई मसला है, तब तो हम इसे कहेंगे एडिसन डिजीज़। लेकिन कोई सेकेंडरी कॉज है, लाइक कोई पिट्यूटरी का ट्यूमर है, कोई पिट्यूटरी की इन्फॉक्शन है, कोई पिट्यूटरी ग्लैंड की यू कैन से डिजीज़ है जिसकी वजह से ACTH का लेवल ही कम है, तो डेफिनेटली अगर ACTH ही कम प्रोड्यूस हो रहा है तो इट इज़ पॉसिबल कि एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स भी कम प्रोड्यूस होंगे। तो तब हम कहेंगे दैट दिस इज सेकेंडरी एड्रिनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। सेकेंडरी को हम एडिसन डिजीज़ नहीं कहते, ठीक है। एडिसन डिजीज़ हम तभी कहेंगे जब एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेल्स में मसला है, ठीक है, और इसमें भी जब क्रोनिक इंसफिशिएंसी प्रोड्यूस होगी तब, ठीक है। तो ये हमें बात बताना चाहिए। अच्छा, अनकॉमन डिसऑर्डर है, इसमें होता यह है कि प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो रही होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, और एड्रिनल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में, जिसमें एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स में वी हैव कॉर्टिसोल, वी हैव एल्डोस्टेरोन, वी हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में वी हैव कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में भी हैव एल्डोस्टेरोन, इसके अलावा एंड्रोजेंस भी इसे रिलीज हो रहे हैं, तो इन हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज मिलता है, ठीक है, इन केस ऑफ एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी। अच्छा, इसके जो इंपॉर्टेंट कॉजेज है जिसमें हमें एडिनोकॉर्टिकल प्राइमरी एडिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी मिल सकती है, जो क्रोनिक भी हो, उसमें हमें फर्स्ट डिजीज ऑटोइम्यून एडिनोलाइटिस की ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन हुई एडिनल कॉर्टेक्स की, दैन ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है या दूसरी इन्फेक्शन में हो सकता है। इसके अलावा एड्स की जो डिजीज़ है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसमें भी हम देखते हैं कि एडिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हुई होती है। और मेटास्टेटिक कैंसर है, कहीं से मेटास्टाइज करके कैंसर आया है और उसने इन्फिल्ट्रेट कर दिया एड्रिनल कॉर्टेक्स को, उसमें भी हमें एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी मिलती है। तो इन कॉजेज को हम स्टडी करते हैं। जो ऑटोइम्यून एडिनोलाइटिस है ये 60 to 70% ऑफ केसेज ऑफ प्राइमरी एड्रिनल इंसफिशिएंसी को रिस्पॉन्सिबल होता है इन दोज कंट्रीज जहाँ पे इन्फेक्शन इतनी कॉमन ना हो, लाइक जहाँ पर इन्फेक्शन के लिए प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जाती हों, जहाँ पर हाइजीन अच्छी हो, लाइक जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज है, वेस्टर्न कंट्रीज है, तो वहाँ पर हमें एज सच इन्फेक्शन की वजह से एड्रिनल कॉर्टिकल इंसफिशिएंसी नहीं मिलती, हमें वहाँ पे ऑटो इम्यून कॉजेज की वजह से डिजीज मिलती है, ठीक है। अच्छा, फिर कहा कि एज द नेम इम्प्लाइज देयर इज ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स, एंड ऑटो एंटीबॉडीज टू सेवरल की स्टेरियोजेनिक एंजाइम्स, ठीक है। तो स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स के अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज हैं, दूसरा जो स्टेरियोजेनिक एंजाइम स्टेरॉइडोजेनिक एंजाइम्स हैं उनके अगेंस्ट भी ऑटो एंटीबॉडीज हैं। और ऑटोइम्यून एडिनोलाइटिस में अगर इन एसोसिएशन विद सेवरल अदर डिस्टिंक्ट ऑटोइम्यून पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम्स, ठीक है। मतलब पॉलीएंडोक्राइन सिंड्रोम का मतलब ये है कि मल्टीपल ऑर्गन्स में जहाँ जहाँ भी एंडोक्राइन सेल्स हैं वहाँ वहाँ उनके अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज सक्रीट हो रही हैं, और उन सब की इन्फ्लेमेशन है, और उन्हीं में से एक ग्लैंड कौन सा होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स होगा, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि कुछ ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम 1 की एग्जाम्पल दी गई है, जिसे हम देखते हैं कि म्यूटेशंस आती हैं ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन में, AIRE जीन में, ऑटो इम्यून रेगुलेटर जीन जो क्रोमोसोम 21 में प्रेजेंट होती है, इसमें होती हैं म्यूटेशंस। और जो APS1 सिंड्रोम है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं कि इसमें म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस बहुत कॉमन होता है, और एब्डोमिनलिटीज होती हैं स्किन की, डेंटल इनेमल की और नेल्स की, यानी कि जो एक्टोडर्मल टिश्यूज हैं उनकी एब्डोमिनलिटी होती है, स्किन की, डेंटल इनेमल की और नेल्स की, जिसको हम एक्टोडर्मल डिस्ट्रॉफी भी कहते हैं। तो एक्टोडर्मल डिस्ट्रॉफी एसोसिएटेड विद APS1, ठीक है। और ये होते हैं, इट अकर्स इन एसोसिएशन विद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन स्पेसिफिक autoimmune disorders as well that result in the destruction of target organs like adrenal cortex. The AIRE protein, जो इस AIRE genes जो प्रोटीन बननी थी, that was supposed to be involved in the expression of tissue antigens in the thymus and elimination of T cells specific for these antigens. तो अगर ये जीन बनेगी नहीं, अगर ये प्रोटीन, अगर जीन में म्यूटेशन होगी, ये प्रोटीन नहीं बनेगी, तो डेफिनेटली जो टिश्यू एंटीजेंस हैं उनका एक्सप्रेशन नहीं होगा थाइमस में, राइट, और उनके अगेंस्ट जो टी सेल्स से उनकी एलिमिनेशन नहीं होगी, तो वो टी सेल्स बनते रहेंगे, और वो टी सेल्स जब बनेंगे तो वो क्या कराएंगे, डिस्ट्रक्शन कराएंगे रिस्पेक्टिव सेल्स की जिनकी एक्सप्रेशन नहीं हुई ना। अच्छा, individuals with APS1 develop autoantibodies against interleukin 17 and interleukin 22, which is the principal effector cytokine secreted by the TH17 T cells, ठीक है।
तो बिकॉज दीज टू TH17 derived cytokines are crucial for the defense against fungal infections. These affected individuals receive develop mucocutaneous candidiasis. तो बेसिकली जो ऑटो एंटीबॉडीज होती हैं IL-17, इंटरल्यूकिन 17 इंटरल्यूकिन 22 के अगेंस्ट होती हैं. These interleukins were supposed to be helping the patient, helping the individual with his defense mechanisms. जब ये इंटरल्यूकिन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इन्होंने हेल्पर T17 सेल्स डिराइव होना था, तो जो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो जाएंगे और म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस हो जाएगा, और अलॉन्ग विद एडेनोकॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन, जिसको हम ऑटोइम्यून एडेनोलाइटिस कहते हैं. ठीक है, तो ये कॉज होगा. सेकंड कॉज इज इन्फेक्शन में मोस्टली हम ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, और फंगल इन्फेक्शन की बात होती है. और ये भी अनदर कॉज है प्राइमरी क्रोनिक एडेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की, या फिर एडिसन सिंड्रोम की, या एडिसन डिजीज की. इसमें जो ट्यूबरकुलोस एडेनोलाइटिस है, ये पहले तो बहुत ज़्यादा कॉमन था, अब इसकी इतनी इंसिडेंस नहीं, क्योंकि एंटी ट्यूबरकुलोस थेरेपी इंट्रोड्यूस हो चुकी है. लेकिन वो पेशेंट जिनमें HIV इन्फेक्शन होता है, उनका इम्यून सिस्टम वैसे ही थोड़ा लो होता है, एड्स की डिजीज जिनमें होती है, उनमें भी हम ये देखते हैं कि उनमें ये ट्यूबरकुलोसिस की कंप्लेन ज़्यादा होती है. इसके अलावा उनमें फंगल इन्फेक्शन की भी कंप्लेन ज़्यादा होती है, लाइक हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम से इन्फेक्शन होती है, कोक्सीडियोसिस से इन्फेक्शन होती है. और हम ये देखते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस उन लोगों को ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है, उनमें ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ट्यूबरकुलोसिस से, जिनमें ऑलरेडी किसी और ऑर्गन में भी ट्यूबरकुलोसिस चल रही हो, लाइक लंग्स में, लाइक जेनिटल यूरिनरी ट्रैक्ट में. ठीक है, अच्छा, बाकी ये कि पेशेंट्स विद एड्स आर एट रिस्क फॉर डेवलपिंग एडिनल इनसफिशिएंसी फ्रॉम सेवरल अदर वायरसेस एंड फंजाई एज वेल, लाइक साइटोमेगालोवायरस से भी होती है, उनमें माइकोबैक्टीरियम से भी होती है, उनमें इन्फेक्शन अलॉन्ग विद ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, तो इसलिए कपोसी सार्कोमा भी एक वीनो के इम्यून डेफिशिएंसी की एक डिजीज़ है. कपोसी सार्कोमा वो भी एडेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी कॉज करा सकती है इन इंडिविजुअल्स में. थर्ड, हमें जो कॉज है तो मेटास्टेटिक कार्सिनोमा थे. तो जो मेटास्टेटिक नियोप्लाज्म है, जो डिफरेंट ऑर्गन से मेटास्टाइज करके एडेनल कॉर्टेक्स में आए, वो भी इसकी इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और इसके नॉर्मल सेल्स की डिस्ट्रक्शन करते हैं. वहाँ पे एबनॉर्मल या जो मेटास्टेटिक सेल्स है वो खाली प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी कॉज है एडेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के. मोस्ट कॉमनली जो आते हैं मेट्स, वो लंग से आते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू से आते हैं. ठीक है, तो हमने 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज पढ़े हैं, ऑटोइम्यून एडेनोलाइटिस, इन्फेक्शंस और कार्सिनोमा या मेटास्टेटिक नियोप्लाज्म्स. ठीक है, अच्छा, देन सेकेंडरी एडेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी भी, लेकिन ये एडिसन डिजीज का पार्ट नहीं है, ये बस एक सेकेंडरी कॉजेज की वजह से जो एडेनोकॉर्टिकल हार्मोन में डिक्रीज आ रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ है. कैन ए डिसऑर्डर ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी दैट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ ACTH, लाइक कोई मेटास्टेटिक कैंसर है इन ग्लैंड्स का, या इन्फेक्शन है, इन्फॉक्शन है, रेडिएशन है, लीड्स टू सिंड्रोम ऑफ हाइपोएडिनलिज्म हैविंग मेनी सिमिलैरिटीज टू एडिसन डिजीज. लेकिन एडिसन डिजीज होती नहीं है. ACTH डेफिशिएंसी में अकर अलोन, बट इन इंस्टेंसेस इट इज ओनली पार्ट ऑफ द पैन हाइपरपिट्यूटरिज्म, जिसमें सारे के सारे हार्मोन्स ही कम होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के. with multiple pituitary hormone deficiencies in patients with primary disease, the destruction of the adrenal cortex prevents a response to exogenously ACTH. अच्छा, इसमें ये बात लिखी हुई है कि डेफिनेटली अगर कोई प्राइमरी कॉर्टिकल एडेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी का पेशेंट है, जिसमें मतलब उसका अपना जो कॉर्टेक्स है वो कॉर्टिसोल बना ही नहीं पा रहा, वो अपने हार्मोन्स प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा, तो अगर हम उसको एक्सोजेनसली ACTH दे भी देंगे तो कोई कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज नहीं होगा. लेकिन अगर एक पेशेंट है जिसमें सेकेंडरी एडेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है, मतलब उसमें ACTH ही कम आ रहा है, उसमें जब हम एडिशनल या एक्सोजेनस ACTH देंगे तो उसमें फौरन हार्मोन का लेवल नॉर्मल आ जाएगा. तो ये दोनों का डिफरेंस हो सकता है. ठीक है, मॉर्फोलॉजी कैसे होते हैं पेशेंट्स विद एडेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी और एडिसन सिंड्रोम या एडिसन डिजीज. जब अपीयरेंस होते हैं एड्रिनल ग्लैंड की वेरीज विद द कॉज ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी. अगर सेकेंडरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म है तो उसमें जो एड्रिनल्स होंगे वो रिड्यूस हो चुके होंगे साइज में, क्योंकि उनको ऊपर से कोई सिग्नल ही नहीं आ रहा ना फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स. उनका साइज स्मॉल हो जाएगा, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, एंड द यूजुअली रिटेन द येलो कलर बिकॉज ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिडुअल फैट. एंड इसमें ऐसा मिलता है कि यूनिफॉर्म थिन रिम ऑफ एट्रोफिक येलो कॉर्टेक्स में सराउंड क्या होता है, सेंट्रल इंटैक्ट मेडुला, क्योंकि मेडुला बिल्कुल ठीक होता है, बस कॉर्टेक्स एट्रोफी हुआ होता है. जो हिस्टोलॉजिकल इवैल्यूएशन देखते हैं उसमें हमें एट्रोफी मिलती है कॉर्टिकल सेल्स की और लॉस ऑफ साइटोप्लाज्मिक लिपिड, पर्टिकुलरली इन द जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, इन दोनों में. ठीक है, जो मिनरल कॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूसिंग हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स है ना, एड्रेनल कॉर्टेक्स से वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं. एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल्स इतना इफेक्ट नहीं होते. एनीवे, जो प्राइमरी ऑटोइम्यून एडेनोलाइटिस की वजह से होता है, जो मॉर्फोलॉजी बनती है एड्रेनल ग्लैंड की, वो ऐसी होती है कि उसमें इरेगुलरली श्रंकन ग्लैंड्स मिलते हैं विच में भी एक्सीडिंगली डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई विद इन द सुपरारेनल एडिपोस टिश्यू. और हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन द कॉर्टेक्स कंटेन्स स्कैटर्ड रेजिडुअल कॉर्टिकल सेल्स, हमें स्कैटर्ड रेजिडुअल कॉर्टिकल सेल्स मिलेंगे इन अ कोलैप्स्ड नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. और हमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेटिव
मिलेगी क्योंकि कि ऑटोइम्यून कॉज से हो रहा है, ठीक है। और जो मेडुला होगा वो इंटैक्ट होगा, उसमें मतलब जो इन्फिल्ट्रेट है वो कॉर्टेक्स में भी होगा और वो सबजस्टर मेडुला में भी हमें इन्फिल्ट्रेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अच्छा, जो मेडुला होता है वैसे प्रिजर्व होता है। इन ट्यूबरकुलस और फंगल डिजीजेज एडिनल आर्किटेक्चर में भी इफेस्ड, पूरा जो एडिनल आर्किटेक्चर वो पूरा इफेस खत्म हो जाता है बाय द ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज हमें पता है ट्यूबरकुलोसिस में और फंगल इन्फेक्शन में ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, तो वो बाकी जो नॉर्मल कॉर्टेक्स है उसको भी कोई फेस कर जाता है, आइडेंटिकल टू दैट ऑफ एनकाउंटर इन मेनी अदर साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। और वन हाइपोएड्रेनलिज्म इज कॉल्ड मेटास्टेटिक कार्सिनोमा, तो जो एड्रिनल्स होंगे वो हमें इनलार्ज मिलेंगे और जो नॉर्मल आर्किटेक्चर वो ऑब्स्क्योर हो जाएगा बिल्कुल बाय इन्फिल्ट्रेटिंग न्यूप्लाज्म। तो ये हम इसकी मॉर्फोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लीजिए। जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं इन हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, इन हाइपो एड्रेनोकॉर्टिकलिज्म, उसमें ये मिलते हैं कि इन जनरल जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती है एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी की वो डिड नॉट अपीयर अनलेस 90% ऑफ द एड्रेनो हार्मोन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। द इनिशियल मैनिफेस्टेशन मिलती है बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से होती हैं, लाइक प्रोग्रेसिव वीकनेस पेशेंट में आएगी, लाइक जैसे अनीमिया में होती है प्रोग्रेसिव वीकनेस होगी, ईजी फिटिगेबिलिटी होगी एंड विच में भी डिसमिस्ड एज नॉन स्पेसिफिक कॉम्प्लेंट्स। और जीआईटी डिस्टर्बेंसेज आर वेरी कॉमन इन केस ऑफ एडिसन डिजीज, उसमें हमें एनोरेक्सिया मिलता है, वॉमिटिंग, नोजिया, वेट लॉस एंड डायरिया, ठीक है। अच्छा, देन इन पेशेंट्स विद प्राइमरी एड्रिनल डिजीज जिनमें मतलब एड्रिनल ग्लैंड्स ही कोर्टिसोल नहीं प्रोड्यूस कर रहे या अदर हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे, और उसमें ये होगा कि जो ऊपर से जो उसका ट्रॉफिक हार्मोन्स हैं वो तो ज़्यादा आ रहे हैं ना, जैसे लाइक ACTH है वो तो बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमें जो एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स है वो तो मिल नहीं रहे, तो जो उसके एक्सिस में ऊपर जो ग्लैंड्स पड़े हैं तो सिग्नल भेजते रहे ना ज़्यादा प्रोड्यूस करो, तो ACTH का लेवल हाई होता है, ठीक है। द इंक्रीज लेवल ऑफ ACTH प्रिकर्सर हार्मोन स्टिमुलेट्स द मेलानोसाइट्स, ठीक है। तो होगा ये कि एक तो ACTH बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि एक तो ACTH वैसे ही ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, इसके अलावा जो ACTH के प्रिकर्सर्स हैं वो भी जो ACTH प्रिकर्सर हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स को भी, जो कि अगेन एंटी पिट्यूटरी में ही पड़े हुए हैं। जब वो सिक्रीट होते हैं तो हमें मेलानोसाइट से मेलानिन सिक्रीट होगा और रिजल्टेंट हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी स्किन की और म्यूकोसा सर्फेसिस की। तो अगर प्राइमरी एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी है तो उसमें हमें ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ ACTH प्रिकर्सर्स इनटू स्टिमुलेशन ऑफ मेलानोसाइट्स हमें इंक्रीज पिगमेंटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन मिलेगी। मोस्टली हमें अफेक्ट करती है द लेवल ऑफ फेस, एक्जिला, निपल्स, एरियोला एंड पेरिनियम, ठीक है। अच्छा, बाय कंट्रास्ट अगर सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म है तो उसमें हमें ACTH का लेवल तो नॉर्मल होता है, तो ACTH जो प्रिकर्सर्स होते हैं और जो मेलानोसाइटिक होती है उसकी एक्टिवेशन भी नहीं होती और मेलानिन इतना प्रोड्यूस नहीं होता, तो सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म में हमें हाइपर पिगमेंटेशन की कंप्लेन नहीं मिलती, ठीक है। एंड ये लिखा हुआ बिकॉज मेलानोट्रोपिक हार्मोन लेवल्स आर नॉट इंक्रीज, ठीक है। डिक्रीज मेलानोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन डेफिशिएंसी इन पेशेंट्स विद प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी रिजल्ट्स इन पोटेशियम रिटेंशन। डेफिनेटली जब एल्डोस्टेरोन नहीं होगा तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और पोटेशियम की एक्सक्रीशन नहीं होगी, तो पोटेशियम की रिटेंशन हो जाएगी बॉडी में और सोडियम का लॉस हो जाएगा और इसके साथ हमें हाइपरक्लेमिया की, हाइपोनाट्रीमिया की, वॉल्यूम डिप्लीशन की और हाइपोटेंशन की कंप्लेन भी मिलेगी एसोसिएटेड विद हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है। वेयरएज जो सेकेंडरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म होता है उसमें हमें हाइपोएड्रेनलिज्म होता है, हाँ, उसमें हमें कोर्टिसोल का लेवल तो कम मिलता है, ठीक है, और एंड्रोजन का लेवल भी कम मिलता है, लेकिन अच्छा मैंने पहले एंड्रोजन बोला था, आई वाज सॉरी, आई मिस टोल्ड यू गाइज, दिस इज एल्डोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल रहता है इनके साथ, वो भी इनके साथ सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी हाइपोएल्ड्रोनिज्म में हम ये देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन का लेवल हमें नॉर्मल मिलता है या नियर नॉर्मल मिलता है, जबकि एंड्रोजन का लेवल कम होता है और कोर्टिसोल का लेवल कम होता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया भी एक इंपॉर्टेंट कंप्लेंट होती है क्योंकि अगेन कोर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लिवर, और इसीलिए हमें हाइपोग्लाइसीमिया की भी कंप्लेंट मिलती है। और अगर पेशेंट एक्सपोज हो जाए टू सर्टेन स्ट्रेसेस लाइक इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, सर्जिकल प्रोसीजर्स है, दैट कैन ऑल्सो प्रेसिपिटेट एन एक्यूट एड्रेनल क्राइसिस, जिसमें वॉमिटिंग होगी, एक्सेसिव एब्डोमिनल पेन होगा, हाइपोटेंशन, कोमा एंड वास्कुलर कोलैप्स, और उससे डेथ भी हो जाती है अगर पेशेंट को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिप्लेस ना करें इमीडिएटली, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी एडिसन डिजीज से रिलेटेड। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो ये थे कि जो सेकेंडरी हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म तो नहीं, खैर एड्रेनलिज्म है, जो सेकेंडरी हाइपो एड्रेनलिज्म है उसमें हमें ये देखते हैं कि एक तो हाइपर पिगमेंटेशन की कंप्लेंट नहीं आती हमें, और सेकेंडली उसमें हमें इतनी हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म की कंप्लेंट नहीं आती, जबकि जो प्राइमरी है उसमें हाइपर पिगमेंटेशन भी होगी और उसमें हमें एल्डोस्टेरोन के कम होने की वजह से हाइपरक्लेमिया और हाइपोनाट्रीमिया की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड। सेकेंडली ये कि इसकी जो कॉजेज हमने वो पढ़ ली है कि ऑटोइम्यून कॉज हो सकती है, इन्फेक्शियस कॉज हो सकती है और मेटास्टेटिक कॉज हो सकती है, ठीक है।
और रिव्यू में बस यही है इसकी इंपॉर्टेंट कि ये एक्यूट भी हो सकती है डेफिशिएंसी, जो हमने पीछे कॉजेज में पढ़ी थी, वाटर हाउस रिडक्शन सिंड्रोम आफ्टर एनी सेप्टिक डिजीज़ ये होता है, और क्रोनिक हमने देख ही लिया, और क्रोनिक भी उसकी हमने कॉजेज पढ़ी हैं, और या दैट इज़ प्रीटी मच इट। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।